आप देखना शुरू कर चुके हैं मॉडल टेस्ट पेपर 4 ऑफ रिटेल ऑपरेशन एंड स्टोर मैनेजमेंट पार्ट 2। आपके पास 8 सवाल आएंगे एग्जाम में, आपको उनमें से कोई 5 अटेम्प्ट करने होंगे। तो आइए बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर प्लानिंग एंड एक्सप्लेन इट्स एलिमेंट इन ब्रीफ। हमें ये भी बताना है कि कौन कौन से टाइप ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड होते हैं रिटेल स्टोर के अंदर। ठीक है ना। So, space planning is a process of designing and organizing the layout of the retail store, जिससे हम कस्टमर्स का शॉपिंग एक्सपीरियंस और ज़्यादा एनहेंस कर सकें, अपने स्टोर की सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकें, अट्रैक्टिव बना सकें अपने स्पेस को, और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ऑप्टिमल सर्विसेज के लिए टाइम बचा सकें। ठीक, तो इसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी मर्चेंडाइज कहाँ रखनी है, साइनेजेस कहाँ रखने हैं, डिस्प्लेस कैसी लगानी है, और दूसरे डिज़ाइन एलिमेंट्स जिससे विजुअली अपीलिंग शॉपिंग इन्वायरमेंट हम लोग पूरे स्टोर के अंदर क्रिएट कर सकें। तो कुछ एरियाज ऑफ एलिमेंट हैं जिनको हम स्टोर एलिमेंट के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, पहला है स्टोर लेआउट। दिस रेफर्स टू द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ स्टोर स्पेस। अब फिजिकल अरेंजमेंट से मतलब क्या है? फिजिकल अरेंजमेंट से मतलब है कि जो ट्रैफिक प्लान है स्टोर का वो कैसा रहेगा। ठीक, जैसे कि कौन कौन सा प्रोडक्ट हम वॉल पे लगाएंगे, फिक्सचर्स कौन कौन से यूज़ करेंगे, डिस्प्ले कौन से यूज़ करेंगे। सो द लेआउट शुड बी डिज़ाइन टू गाइड कस्टमर्स थ्रू द स्टोर एंड एनकरेज देम, जिससे वो और बाकी एरियाज़ को एक्सप्लोर भी करें। सो इट इज़ काइंड ऑफ अ ट्रैफिक प्लान फॉर एनी स्टोर, राइट नाउ। इससे कस्टमर का फ्लो और मूवमेंट ऑफ कस्टमर भी हम लोग मैनेज करते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट फॉर स्टोर प्लानिंग इज मर्चेंडाइजिंग। मर्चेंडाइजिंग के अंदर प्लेसमेंट एंड डिस्प्ले पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसके अंदर प्रोडक्ट प्लेसमेंट, शेल्विंग, साइनेज, एज वेल एज क्रिएटिंग ऑफ अट्रैक्टिव डिस्प्ले एज थीम्ड एरिया दैट शोकेज अ प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट और स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरीज। अब बेसिकली मान लेते हैं आपके पूरे स्टोर के अंदर आप लोगों ने सेंटा क्लॉज की थीम लगाई है। ठीक, अब सेंटा क्लॉज की थीम के साथ जो भी मैचिंग एसेसरीज़ हैं, जो भी मैचिंग प्रोडक्ट्स हैं, आपको इस तरीके से डिस्प्ले करने हैं कि उनकी सेल्स इम्प्रूव हो सके, उनकी इमेज एनहेंस हो सके और कस्टमर का ईज़ बाइंग के अंदर बढ़ सके। इसी प्रोसेस को हम लोग मर्चेंडाइजिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज़ लाइटिंग। लाइटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर स्टोर प्लानिंग। अगर आपका स्टोर वेल लिट नहीं है, कस्टमर्स को उनके प्रोडक्ट के नाम, स्पेसिफिकेशन, डिटेल्स, फीचर्स नहीं दिख पा रहे तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अट्रैक्टिव लाइटिंग होनी चाहिए, ओके, जिससे जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है वो इफ़ेक्टिव हो सके और प्रोडक्ट को हाईलाइट किया जा सके। ठीक, नेक्स्ट इज़ साइनेज। साइनेज ऑल्सो प्लेज असेंशियल रोल इन स्टोर प्लानिंग। कस्टमर्स को नेविगेट करने में मदद करता है कि कौन सा प्रोडक्ट किस तरफ है ना। ये सारे साइनेजेस शुड बी वेरी क्लियर, ईजी टू रीड एंड स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड। कस्टमर्स कौन से साइनेज को कहाँ पर ज़्यादा देख पाएगा। कलर एंड डेकोरेशन। कलर्स कस्टमर्स को अपने साथ जोड़ कर रखते हैं और एटमॉस्फेयर के अंदर इनवाइट करते हैं। सो डिफरेंट कलर्स का डिफरेंट साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, इसलिए हमें कलर्स को भी इफेक्टिवली चूज़ करना चाहिए। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर प्लानिंग एंड इट्स एलिमेंट। आइए बात करते हैं कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड रहते हैं किसी भी स्टोर के अंदर। सो पहला है सेल्स फ्लोर। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड टू क्रिएट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट शॉपिंग एनवायरनमेंट। पहला है सेल्स फ्लोर, द मेन एरिया, जहाँ पे कस्टमर प्रोडक्ट को ब्राउज करते हैं और प्रोडक्ट को बाय करते हैं। So the sales floor should be designed to showcase product, guide them to the store and provide comfortable while shopping. Next is fitting room. Fitting room are essential in stores that sell clothing. So fitting room basically आप लोग जिनको हम ट्रायल रूम कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग ट्राई करते हो जो अपरेल्स होते हैं कि भाई हमको फिट आ रहे हैं नहीं आ रहे, ठीक है ना। सो दे शुड बी डिज़ाइन टू प्रोवाइड प्राइवेसी एंड कंफर्ट फॉर द कस्टमर्स, और इसके साथ साथ सिक्योरिटी एंड ईज़ ऑफ यूज़ का भी ख्याल रखना है। नेक्स्ट, स्टोरेज एरियाज़। आपके पास हमेशा ना जो बैकएंड
सप्लाई है वो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक, मान लेते हैं बैकअप सप्लाईज आपके पास कुछ रखी हुई हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत जल्दी से सेल आउट हो रहा है, तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए आपके पास क्विक स्टोरेज होना चाहिए, क्विक स्टोरेज एरियाज़ होने चाहिए जहाँ पर एक्स्ट्रा इन्वेंट्री आप रख पाओ, सप्लाईज रख पाओ और बाकी मटेरियल जिनकी रिक्वायरमेंट जल्दी जल्दी होती है, जिससे ईज़ ऑफ एक्सेस हो आपको। ठीक, फिर आता है ब्रेक रूम, जहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ एक साथ आकर लंच कर सकें, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर सकें, कोई क्विक ट्रेनिंग हो सके, क्विक इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकें, ऐसी सारी जगह, इसको हम ब्रेक रूम कहते हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट, ऑफिसेस। लार्ज रिटेल स्टोर्स में हैव रिक्वायर्ड ऑफिसेस फॉर मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर फंक्शंस, जिससे इन सभी, जैसे कोई मॉल होता है गाइस, मॉल में आप लोगों ने देखा है मॉल के अंदर मॉल ऑफिसेस भी होते हैं, आप लोग नोटिस करेंगे तो ये आपको बेसमेंट में मिलेंगे ज़्यादातर या फिर टॉप फ्लोर पे मिलेंगे। ठीक, जिससे अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, फंक्शनैलिटी के अंदर या किसी और चीज़ के अंदर, तो वहाँ पर आप जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। सो दीज टाइप्स ऑफ स्पेस आर रिक्वायर्ड इन रिटेल स्टोर एंड इट डिपेंड्स ऑन द साइज एंड टाइप ऑफ द स्टोर कि कितने टाइप के और रिटेल स्पेस और स्पेस रिक्वायर्ड होगा। ओके, आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर प्लानिंग and elements with the type of different space required in retail store. Everyone, are you guys getting it? Utsav, Varun, Yash, Aman. चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। What is promotional mix? Explain and state its elements. So promotional mix refers to the combination of marketing communication strategy. कि कौन कौन से टाइप के कॉम्बिनेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के लिए। बेसिकली प्रमोशन करने के लिए हम लोग 4 तरीक़ों का यूज़ करते हैं। ठीक है, पहला है सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट। ठीक, और एक और ऐड कर लेंगे इसमें तो डिजिटल मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशंस एंड डिजिटल मार्केटिंग, या और डायरेक्ट सेलिंग भी आप ऐड कर सकते हैं। दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रमोशनल आइडियाज़ और टेक्टिक्स जिससे आप किसी भी प्रोडक्ट को कम्युनिकेट कर पाते हैं अपने कस्टमर तक। राइट, आइए इनको एक एक करके जान लेते हैं। जैसे किसी भी प्रोडक्ट को अगर आपको एडवर्टाइज करना है तो ये एक पेड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें हम किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को स्पॉन्सर करते हैं और उसके कमर्शियल्स रन करते हैं। जैसे टीवी पर कोई ऐड आ रहा है, आपको बिलबोर्ड पर दिख रहा है, सो अ रिटेलर माइट क्रिएट टेलीविजन कमर्शियल प्रमोटिंग अ सेल ऑफ न्यू प्रोडक्ट लाइन और प्लेस अ प्रिंट एड इन मैगजीन, जिससे वो किसी सीजनल कलेक्शन को प्रमोट कर सके। फिर आता है इसके बाद सेल्स प्रमोशन, ये दूसरे टाइप का प्रमोशन है, इसमें हम लोग सेल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्स को प्रमोट करने के लिए जिससे ज़्यादा सेल हो। ठीक है, इसके अंदर कूपन, डिस्काउंट, लॉयल्टी प्रोग्राम्स या कॉन्टेस्ट रन किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ रिटेलर माइट ऑफर अ डिस्काउंट कोड टू कस्टमर हु साइन अप फॉर देयर ईमेल लिस्ट। अगर आपने ईमेल लिस्ट के लिए साइन अप किया है तो आपको कोई कूपन मिल गया या बाय 1 गेट 1 फ्री मिल गया आपको, जिससे आपकी सेल्स और ज़्यादा इम्प्रूव हो गई। नेक्स्ट इज़ पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व्स 1-to-1 कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स पर्सन एंड अ कस्टमर। ओके, नाउ आफ्टर दैट डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग में होता क्या है कि जो कैटलॉग्स होते हैं, न्यूज़लेटर होते हैं या फिर ईमेल्स, इनके थ्रू आप कस्टमर्स को रीच करते हो, उनको प्रोडक्ट पसंद आता है एंड दे डायरेक्टली प्लेस ऑर्डर। कोई फिजिकल प्रोडक्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, सिर्फ हमें वो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज़ पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशंस आप इन्हें PR कह सकते हो या फिर इन्हें आप पब्लिसिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अ रिटेलर माइट पार्टनर विद अ लोकल चैरिटी। जैसे आप लोगों ने एक PM केयर्स फंड सुना है गाइज? PM केयर्स फंड, इसका स्पॉन्सर कौन था पता है आपको? पेटीएम, है ना, याद है आपको? पेटीएम वॉज द स्पॉन्सर ऑफ PM केयर फंड्स। इससे कितनी पॉजिटिव पब्लिसिटी हुई होगी पेटीएम की, बहुत, है ना? ठीक है, दिस इज व्हाट पब्लिसिटी और यू कैन से पब्लिक रिलेशंस इज कॉल्ड। ठीक, so the promotion mix includes all type of promotional ideas in as a combination। ठीक, चलिए
और बेसिकली हम लोग इन सभी मार्केटिंग मिक्स को इसलिए यूज़ करते हैं जिससे हम अपनी मार्केटिंग को और ज़्यादा बूस्ट कर सकें और रिजल्ट ड्राइव कर सकें जो हमें रिजल्ट चाहिए वैसे, राइट। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय स्टोर डिज़ाइन, एलैबोरेट इट्स एलिमेंट्स। तो स्टोर डिज़ाइन का बेसिकली मतलब होता है कि अपने स्टोर स्पेस को अट्रैक्टिव बनाना, फंक्शनल बनाना और कस्टमर शॉपिंग एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर देना, कि कस्टमर कम समय में ज़्यादा प्रोडक्ट को ब्राउज़ कर सके, खरीद कर सके और जल्दी से जल्दी चेकआउट करके घर जा सके। हम यही चाहते हैं और इसमें बेसिकली चाहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदे। सो हम ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जो ज़्यादा कोहेसिव हो, कस्टमर्स को अपने साथ जोड़ कर रखे। इसके लिए हम लोग लेआउट, लाइटिंग, कलर स्कीम, फिक्सचर, डिस्प्ले, साइनेज और बाकी सारे डिस्प्ले एलिमेंट का भी खूब ख्याल रखेंगे, राइट। किसी भी रिटेल बिजनेस के लिए स्टोर डिज़ाइन बहुत ही असेंशियल पार्ट है। सो अ वेल डिजाइंड स्टोर कैन इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी एंड सेफ्टी ऑफ द कस्टमर। अब कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। पहला है भैया ब्रांड आइडेंटिटी। द स्टोर डिज़ाइन कैन शुड रिफ्लेक्ट द ब्रांड आइडेंटिटी। जो रिटेलर कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज बेच रहा है वो उसके स्टोर डिज़ाइन के अंदर दिखना चाहिए, ठीक है, कि हम बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट बेच रहे हैं या हम कोई बहुत सस्ता प्रोडक्ट बेचते हैं। आप कभी किसी सुपरमार्केट में जाएंगे जहाँ पे प्रोडक्ट बहुत सस्ते मिल रहे हैं तो आप देखेंगे वहाँ पे प्रोडक्ट का क्लटर है, बहुत कम जगह में ज़्यादा प्रोडक्ट रखे हुए हैं, एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े से एम्प्लॉयज़ हैं, है ना। नोटिस किया आप लोगों ने। जब आप किसी प्रीमियम ब्रांड में जाएंगे तो आपको एम्प्लॉयज़ ज़्यादा मिलेंगे, स्पेस बहुत ज़्यादा बड़ा मिलेगा, ज़्यादा बड़ा स्पेस मिलेगा, लाइटिंग अच्छी मिलेगी, प्रोडक्ट बहुत कम देखने के लिए मिलेगा, सिर्फ डिस्प्ले पे लगा रहेगा और एम्प्लॉयज़ ज़्यादा मिलेंगे आपको। ये प्रीमियम ब्रांड में हो रहा है। बेसिकली हो क्या रहा है कि जो स्टोर आइडेंटिटी है ये आपको, ये जो स्टोर डिज़ाइन है ये आपकी ब्रांड आइडेंटिटी को शो करता है, ठीक। नेक्स्ट इज कस्टमर एक्सपीरियंस। स्टोर डिज़ाइन शुड प्रायोरिटाइज द कस्टमर एक्सपीरियंस, क्रिएटिंग अ वेलकमिंग, ईजी टू नेविगेट इन्वायरमेंट, जिससे कस्टमर ज़्यादा एक्सप्लोर कर सके, नए प्रोडक्ट को डिस्कवर कर सके, उसके बारे में जान सके, तभी तो वो प्रोडक्ट को खरीदेगा, ठीक है। विजुअल मर्चेंडाइजिंग पे हमें खास ध्यान देना चाहिए। दिस इज द अनदर एलिमेंट ऑफ स्टोर डिज़ाइन। विजुअल मर्चेंडाइजिंग के अंदर हम लोग फिक्सचर, डिस्प्ले या फिर विजुअल मर्चेंडाइजिंग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं जिससे हम कस्टमर की शॉपिंग को और ज़्यादा इंगेजिंग बना सकें। इसके बाद लेआउट या फिर स्टोर ट्रैफिक प्लान, कस्टमर पहले पॉइंट पर कहाँ आएगा, एंट्री कहाँ से करेगा, इसके बाद कहाँ रुकेगा, फिर कहाँ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, किस जगह हमें ज़्यादा देर रोकना है, किस जगह कस्टमर को नहीं रोकना, ओके। ये लेआउट में हम लोग प्लान कर लेते हैं कि जिससे कस्टमर्स को ईजिली नेविगेट कर सकें, उनको एनकरेज कर सकें कि किसी प्रोडक्ट को डिस्कवर करना है, एक्सप्लोर करना है और इफेक्टिवली अपने स्पेस का यूज़ कर सकें। नेक्स्ट इज लाइटिंग इज द अनदर एलिमेंट ऑफ स्टोर डिज़ाइन। Lighting is key element of store design and that can impact the mood and atmosphere of the store. A proper lighting can highlight the product and create a welcoming and inviting environment for customers. So, अलग अलग टाइप की लाइटिंग अलग अलग एरियाज़ के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी, राइट। टास्क लाइटिंग, एसेंट लाइटिंग, ठीक है, डिम लाइटिंग, फोकस लाइटिंग, अलग अलग टाइप की। तो इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं, अलग अलग टाइप से अपील करती हैं। So that's why we use lighting as an element in store design. Next is color scheme. Color scheme of store can impact the mood and atmosphere, and it's very important element of store design. वैसे तो सारे एलिमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बट कलर स्कीम साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करती है किसी भी कस्टमर के मूड पे। नेक्स्ट, फिक्सचर्स एंड डिस्प्लेस। कौन कौन से स्टैंडीज़ आपने लगाए हुए हैं, कौन कौन से आपने गोंडोलास, शेल्फ, उनके टाइप, पैकबोर्ड्स या किस तरीके का आपने फिक्सचर यूज़ किया हुआ है, इससे भी कस्टमर का एक्सपीरियंस एनहेंस या डेटोरिएट होता है। सो द यूज़ ऑफ आई कैचिंग डिस्प्लेज एंड इनोवेटिव फिक्सचर्स कस्टमर्स को एनकरेज करता है कि आप उनके स्टोर में जाओ, प्रोडक्ट को ट्राई करो। साइनेज आपको हेल्प करते हैं कि पहले कहाँ जाना है, फिर कहाँ जाना है, सीढ़ियाँ किस तरफ है, वॉशरूम किस तरफ है, बेबी सेटिंग एरिया कौन सी तरफ है, ऐसी सारी चीज़ें, ओके। नाउ नेक्स्ट इज फ्लोरिंग एंड सीलिंग, छत और फर्श। यस, टाइल लगी है क्या, कारपेट है क्या, हार्डवुड का कारपेट है
या संगमरमर लगाया हुआ है? छत कैसी है? छत पे झूमर है क्या? झूमर है तो साफ है क्या? लाइटिंग प्रॉपर है? अपीलिंग है? इंटरेस्टिंग है? लोग ज़्यादा देर तक सिर्फ उसको देख रहे हैं क्या? लोग रुके हुए हैं क्या आपके स्टोर में? सो द सीलिंग कैन बी यूज टू क्रिएट ओपन एंड एयरी फील एंड एड टेक्सचर टू विजुअल इंटरेस्ट। डिफरेंट टाइप की फ्लोरिंग आप यूज़ कर सकते हैं कस्टमर को इफेक्टिव वॉकिंग फीलिंग देने के लिए, ठीक ना। और हाँ, इसकी क्लीनिनेस और मेंटेनेंस पर भी खास ध्यान देना होता है। सो दीज आर सम ऑफ द एलिमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन एनी स्टोर that reflect brand identity and values of the retailers or optimize the use while creating attractive and inviting environment in store. So this is all about your question number 3, store design and its elements. I hope आपको ये क्वेश्चन इफेक्टिवली समझ में आया होगा। क्या हम अगले सवाल की तरफ बढ़ें? वरुण, शिविका, सौम्या, यशरावत, विशु, अमित, अमन, यस, ऋषभ, बाकी लोग? चलिए आइए। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ह्यूमन रिसोर्स कंपनसेशन एंड एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ कंपनसेशन प्लान्स। द टर्म कंपनसेशन itself includes डायरेक्ट पेमेंट इन फॉर्म ऑफ सैलरी, वेजेस, कमीशन, बोनस। आप जब कोई भी जॉब परफॉर्म कर रहे हो तो उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए दिए गए जो भी रिम्यूनरेशन है उसको हम कंपनसेशन कहते हैं। वेजेस, कमीशन, जो भी सारी चीज़ें मिल रही हैं। और इसके साथ साथ आपको इनडायरेक्ट पेमेंट भी मिलती है, जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट, इंश्योरेंस बेनिफिट, लाइफ इंश्योरेंस, पेड लीव्स, ठीक। सो रिटेलर्स मे पे कंपनसेशन डिवाइडेड इनटू 3 मेन कंपोनेंट। रिटेलर 3 तरीके से कंपनसेशन देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। पहला है फिक्स कंपोनेंट, जो सैलरी के फॉर्म में मिलता है। ये पर मंथ, पर वीक, पर डे के हिसाब से हो सकती है, ठीक। इसके बाद है वेरिएबल कंपोनेंट। फिक्स कंपोनेंट के अंदर उतना ही पैसा मिलेगा आपको, बेसिक सैलरी आप इसको कह सकते हैं। फिर इसके बाद वेरिएबल कंपोनेंट, जैसी सेल इंप्रूव होगी वैसा आपको मिलेगा। भाई ज़्यादा सेल करोगे तो ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा, कम सेल करोगे तो इंसेंटिव कम हो जाएगा, ठीक। और ज़्यादा कम कर दोगे, अपने टारगेट भी मीट नहीं कर पाओगे, सैलरी भी कट जाती है, कई बार होता है ऐसा। वैसे तो फिक्स कंपोनेंट से कुछ भी नहीं कटता, बट जो वेरिएबल कंपोनेंट है वो मिलता नहीं है आपको। इसके बाद फ्रिंज बेनिफिट्स और यू कैन से एंसिलरी बेनिफिट्स, जो सपोर्टिंग बेनिफिट्स होते हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, फैमिली इंश्योरेंस, मेडिक्लेम पॉलिसी, रिटायरमेंट प्लान, कंसेशनल लोन्स। कंपनी आपको थोड़े से डिस्काउंटेड ऑफर में लोन दिला देती है, राइट। सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनसेशन प्लान फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेस। आइए और भी कितने टाइप के दीज वर द कंपोनेंट्स एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ कंपनसेशन। तो यहाँ पे 3 तरीके के हमको कंपनसेशन दिखेंगे अगर हम किसी भी बिजनेस के अंदर बात करेंगे। तो वैसे रिटेल के बारे में बात करते हैं। स्ट्रेट सैलरी, सैलरी प्लस कमीशन एंड स्ट्रेट कमीशन। इस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कंपनसेशन सिस्टम को। तो स्ट्रेट सैलरी के अंदर आपको जो सीधा पैसा मिलता है बिना कुछ किसी चीज़ को काटे ऐड किए हुए, जो बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर होता है, इसको हम स्ट्रेट सैलरी कह सकते हैं, ठीक है। सो दिस मैथड गिव एम्प्लॉय फीलिंग टू टेक द प्रोसेस फॉर ग्रांटेड, कि भैया जो बेसिक सैलरी है वो तो मिलेगी ही मिलेगी, वो तो मिलेगी ही मिलेगी, कुछ नहीं हो सकता उसमें, ठीक है। फिर आता है सैलरी प्लस कमीशन। सैलरी प्लस कमीशन कंपनसेशन प्लान के अंदर आपको बेसिक सैलरी मिलती है, प्लस में जितनी सेल आप करोगे उसके हिसाब से इंसेंटिव मिलता है, कमीशन मिलता है, ठीक। और इसके बाद आता है थर्ड प्लान, जिसमें हम स्ट्रेट कमीशन प्लान कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? स्ट्रेट कमीशन प्लान। इसके अंदर आपको ना कोई सैलरी, बेसिक सैलरी नहीं मिलती। पे एज यू गो, गेट कंपनसेशन एज यू गो और कमीशन एज यू गो। जितना सेल करोगे उतना कमीशन मिलेगा, बस। सेल नहीं करोगे कुछ नहीं मिलेगा। दिस इज व्हाट स्ट्रेट कमीशन। दिस मेथड ऑफ कंपनसेशन इज गुड फॉर पीपल हु रिवेल इन सेलिंग एफर्ट बट विल नॉट हेल्प इन सेल्स स्टाफ। जिनको भैया अपना काम करने में लगता है कि हम ये काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं कर पाएगा, तो आओ करके देखते हैं, जितना ज़्यादा हम काम करें उतना ज़्यादा पैसा दे देना। तब जब एम्प्लॉय ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं देन दे आस्क फॉर स्ट्रेट कमीशन, कि हमें सैलरी वाली नहीं चाहिए, हमें स्ट्रेट कमीशन दे देना।
तो पहले तो ये हो गया टाइप ऑफ कमीशंस, राइट, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनसेशन प्लान। आइए देखते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स कौन कौन से मिलते हैं। पीएफ कटवाते हैं गाइस, पीएफ दिस इज अनदर, ये फ्रिंज बेनिफिट्स हैं जो एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं। 10% ऑफ सैलरी डिडक्ट की जाती है और इतना ही अमाउंट आपका जो एम्प्लॉयर है वो पे करता है पीएफ अकाउंट के अंदर, और इसकी मैच्योरिटी जो है आपके रिटायरमेंट के टाइम पर होती है। आप उस टाइम सारा पैसा निकाल देते हो और इसमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है जो भी बैंक की तरफ से या पीएफ कंपनी की तरफ से मिलता है, आपको पीएफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिलता है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय डिस्काउंट, ये भी बेनिफिट है। आप जिस रिटेल स्टोर में काम कर रहे हो वहाँ पे 10 से 20% डिस्काउंट आपको मिलता है अगर आप कोई प्रोडक्ट उस स्टोर से अपने लिए खरीदते हो तो। मान लेते हैं मैं एप्पल स्टोर में काम करता हूँ, मैंने अपने लिए कोई आईफोन खरीदा, उस आईफोन की कीमत 1 लाख रुपए है, तो अगर मैं अपने लिए खरीदता हूँ तो मुझे 10% डिस्काउंट यानी कि 90,000 रुपये का मिल जाएगा। मौज ही मौज। 10,000 रुपये का मुझे एम्प्लॉय डिस्काउंट मिलेगा अगर मैं खरीदूंगा तो। बाकी कोई खरीदेगा उसके लिए 1 लाख रुपये का ही है, दम लगा ले 1 लाख रुपये से नीचे नहीं मिलेगा। ठीक। नेक्स्ट इज लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम। तो ये कुछ अदर बेनिफिट्स हैं, आप इनको फ्रिंज बेनिफिट्स कह सकते हैं। ये कंपनीज प्रोवाइड कराती हैं टू देयर एम्प्लॉयज़ टू मेक देयर जॉब मोर सिक्योर। ठीक। और कस्टमर्स को एम्प्लॉयज़ को लॉयल बनाने के लिए कि वो ज़्यादा लॉयल रहें और हमारे साथ हमेशा बने रहें, इसके लिए भी ये सारी सर्विसेज और कंपनसेशन फ्रिंज बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके बाद कैश रिवॉर्ड, कि अगर आपने एक प्रोडक्ट बेचा तो उसके ऊपर 2 रुपये आपको मिलेगा, 0.1% कमीशन आपका होगा, जितना मर्जी बेच दो, ये है कैश रिवॉर्ड। ठीक। सो दीज आर सम अदर फ्रिंज बेनिफिट्स एंड कंपनसेशन प्लान as you have seen here. So this was about question number 4, brief note on human resource compensation and various type of compensation plan. I hope आपको ये क्वेश्चन इफेक्टिवली समझ में आया होगा। ऋषभ, अमित, फारूक, बाकी सभी लोग, yes everyone, are you getting it? हाँ सर, चिल्लाओ मत, समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, explain the techniques of visual communication and its important element. ठीक है, शुरू करते हैं। सुनिएगा, विजुअल कम्युनिकेशन की टेक्निक क्या होती है भाई? विजुअल कम्युनिकेशन का मेन फंक्शन क्या है? नाम बता रहा है इसका कि विजुअली कम्युनिकेट करना है अपने कस्टमर को, विजुअली कम्युनिकेट करना है अपने कस्टमर के साथ यूजिंग इमेज, टाइपोग्राफी, विजुअल एलिमेंट, जिससे हम अपनी इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ को कन्वे कर सकें। और ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है किसी भी कस्टमर का अटेंशन ग्रैब करने के लिए, कोई मैसेज डिलीवर करने के लिए, कोई मेमोरेबल ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए। ठीक है। जैसे अगर मैं आप लोगों के सामने 2 बातें हैं, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपको लिख रहा हूं ठीक, इससे आप ज़्यादा रिलेट नहीं करोगे, लेकिन इससे रिलेट करोगे। कौन सा वाला ज़्यादा असली लग रहा है, ए या बी? ठीक है, पता है क्यों? क्योंकि आपने ऐसा देखा हुआ है, टाइपोग्राफी की वजह से हो रहा है। दिस इज अ विजुअल एलिमेंट ऑफ अ ब्रांड एंड दिस इज कॉल्ड विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, आपको चलो एक लोगो बना के दिखाता हूँ, वही सस्ता सा लोगो। मर्सिडीज है, सिंपल है ना, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप मुझे अब बताना ये क्या है ना? क्या है? नाइकी। ठीक है, सस्ता नाइकी। मतलब मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, मतलब ये मेरा लोगो ऐसा बना है तो मैं ऐसा कह रहा हूँ, इसलिए। खैर, सो दिस इज व्हाट द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग इमेज, टाइपोग्राफी एंड अदर विजुअल एलिमेंट्स, जिससे हम किसी भी ब्रांड या इमेज को, किसी भी स्टोर को डिफरेंशिएट कर सकें बाकी सभी अवेलेबल ब्रांड से। ठीक। सो इफेक्टिव विजुअल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व सेवरल की एलिमेंट्स, जैसे कि कलर, टाइपोग्राफी, इमेज, लेआउट एंड ब्रांडिंग। सो कलर्स मूड को क्रिएट करते हैं और कोई मीनिंग कन्वे करने की कोशिश करते हैं। जैसे येलो को हम लोग बोलते हैं कि भाई येलो इज़ अ साइन ऑफ हंगर, भूख ज़्यादा लगती है।
फोकस क्रिएट होता है इससे, ठीक है, फोकस क्रिएट होता है गाइस, फोकस। रेड से अर्जेंसी क्रिएट होती है, रेड से क्या क्रिएट होती है, अर्जेंसी, ठीक ना। सो दिस इज अबाउट द कलर्स। एंड इमेज आर अ पावरफुल टूल फॉर स्टोरी टेलिंग एंड क्रिएटिंग कनेक्शन विद द व्यूअर्स। आइए इन सभी एलिमेंट्स के बारे में इफेक्टिवली देख लेते हैं। सो द टेक्निक ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स। पहला है कलर। इट इज़ द की एलिमेंट फॉर विजुअल कम्युनिकेशन एंड कैन बी यूज्ड टू कन्वे अ मूड और मीनिंग ऑफ द मूड। यहाँ पे हमें इमोशनल रिस्पॉन्स मिल जाता है कस्टमर से। नेक्स्ट इज टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी इज यूज ऑफ टाइप फेसेस और यू कैन से फॉन्ट। डिफरेंट टाइप के फॉन्ट को हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट मैसेजेस को कन्वे करने के लिए। आपने देखा कभी कोई हॉरर मूवी आती है तो उसका जो टेक्स्ट लिखा रहता है वो ऐसा लिखा रहता है जैसे खूनी टेक्स्ट हो, है ना, जानबूझकर आपको मीनिंग कन्वे कराई जाती है, ठीक। जब कोई बहुत ही ऐसे फैमिली मूवी होती है तो उसमें बस फॉन्ट लिखा रहता है और फ्लावर से आगे बनते रहेंगे आपको। इमेजेस आर वेरी पावरफुल टूल। हाई क्वालिटी इमेज कैन क्रिएट मोर प्रोफेशनल एंड इंगेजिंग विजुअल एक्सपीरियंस। लेकिन जब आप कोई ब्लर इमेज दिखाते हो जिसके कलर डिस्टॉर्ट हो रखे हैं और इमेज सही से समझ नहीं आ रही तो उससे पुअर क्वालिटी कन्वे होती है, ठीक है। नेक्स्ट, इसीलिए जब आप ये अपनी अपनी पुस्तक पढ़ते होगे तो उसमें ज़्यादा हाई क्वालिटी पिक्चर आपको नहीं दिखती, इसलिए क्वालिटी नज़र नहीं आती। लेकिन जब आप कोई महंगी किताब पढ़ते हो जिसमें क्वालिटी टेक्स्ट आपको दिखता है, पिक्चर बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी होती है, तो आप उसको ज़्यादा प्रोफेशनल और इंगेजिंग समझते हो, ठीक। नेक्स्ट इज लेआउट। लेआउट ऑफ विजुअल एलिमेंट कैन ऑल्सो इम्पैक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। A well-designed layout can create sense of balance and harmony and guide the viewer's eye through visual element in a logical, intuitive way. तो लेआउट बेसिकली है क्या, एक प्लान है कि कस्टमर्स को किस तरीके से आपको लेकर जाना है किसी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे। ब्रांडिंग। सो विजुअल कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो बी यूज टू क्रिएट कंसिस्टेंट एंड रिकग्नाइजेबल ब्रांड आइडेंटिटी। अगर कस्टमर्स को लगातार कोई इमेज या कोई कलर कॉम्बिनेशंस आप शो करोगे, सो दैट कैन बिकम योर आइडेंटिटी एंड दैट कैन पोर्ट्रे यू एज अ ब्रांड इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर्स। सो विजुअल कम्युनिकेशन कैन बी यूज्ड इन वेराइटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट including advertising, marketing, web designing, product design, and in other marketing uses as well. Okay, and it can convey a powerful meaning about your brand and the store or about the process in your store. So this is all about the technique of visual communication and its important element. I hope आपको क्वेश्चन नंबर 5 effectively समझ में आया होगा. Everyone, are you guys getting it? Where are you? The world is here. Guys, एक बार फटाफट से सारे लोग MTP4 लिख देना, मॉडल टेस्ट पेपर 4, MTP4 फटाक से। यस, जल्दी जल्दी एक बार। यस, ठीक है ठीक है, बस इतना ही। कहाँ हैं बाकी लोग? फारूक, अमन, अखिलेश, विशु, यश, शिविका, वेयर आर यू? चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। हमें किसी 2 पॉइंट पर शॉर्ट नोट लिखने हैं। सो प्लानिंग फॉर प्रॉफिट, ये एक स्ट्रैटेजिक प्रोसेस है किसी भी रिटेल स्टोर के लिए, और हमें फाइनेंशियल सक्सेस मिल सकती है अगर हम इफेक्टिव प्रॉफिट प्लानिंग करके चलेंगे तो। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द बिजनेस फाइनेंशियल सिचुएशन, सेटिंग बिजनेस गोल्स एंड डेवलपिंग बिजनेस स्ट्रैटेजीज जिससे हम गोल्स को अचीव कर सकें। है क्या? स्टेप्स ध्यान से सुनना। पहले हम लोग जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको एनालाइज करना है, उसके हिसाब से गोल सेट करना है, और उस गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजीज़ डेवलप करनी है, और इन स्ट्रैटेजीज़ को अचीव करने के लिए हमें इम्प्लीमेंटेशन कर देना, उसके हिसाब से हम गोल्स अचीव कर लेंगे, ठीक। इस प्रॉफिट प्लानिंग के अंदर हम लोग पहले बजट क्रिएट करते हैं,
और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे इनकम कितनी होगी और इस पर खर्चा कितना करना पड़ेगा, राइट? सो द बजट इज़ यूज टू गाइड डिसीजन मेकिंग एंड इंश्योर्स द बिजनेस स्टेज ऑन द ट्रैक। आपका बजट आपको ये बताता है कि कितना पैसा आपको कहाँ खर्च करना है, क्या आप गलत खर्च कर रहे हो या सही खर्च कर रहे हो। एंड हियर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कीप इन माइंड अबाउट द प्लानिंग फॉर प्रॉफिट। पहला, द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग फॉर प्रॉफिट इन्वॉल्व्स केयरफुल एनालिसिस अबाउट द बिजनेस फाइनेंशियल डेटा, कि आपका फाइनेंशियल डेटा क्या बता रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है? कितना आप इनकम कर रहे हो, एक्सपेंस कितना कर रहे हो और कैश फ्लो कैसा है। इसके बिहाफ पर ही आप प्रॉफिट प्लानिंग कर सकते हो, ठीक? नेक्स्ट, अ बजट इज़ की कंपोनेंट फॉर प्लानिंग फॉर प्रॉफिट। ये जो बजट है ये आपको आउटलाइन देता है कि आपको खर्च कहाँ करना है और उस खर्चे से एक्सपेक्टेड रेवेन्यू क्या आपका हो सकता है, ठीक है? नाउ एन इफेक्टिव प्लानिंग फॉर प्रॉफिट रिक्वायर्स सेटिंग क्लियर फाइनेंशियल गोल्स, और उतनी क्लियर फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से आप स्ट्रैटेजीज डेवलप करोगे और इन्हीं स्ट्रैटेजीज़ को एग्जीक्यूट करके आप सक्सेस अचीव कर लोगे। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजीज फॉर इंक्रीजिंग रेवेन्यू में इंक्लूड डाइवर्सिफाइंग प्रोडक्ट और सर्विसेज। अब सुनो, मान लेते हैं आपके पास ना कोई बजट है, पिछले साल आपने सेम बजट यानी कि 10 लाख रुपए का बजट पिछले साल भी था और 10 लाख रुपए का बजट इस साल भी है। पिछले साल आपकी प्रॉफिटेबिलिटी थी 2 लाख रुपए, इस साल आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आप चाहते हो कि 2.5 लाख रुपए हो जाए, तो ये 50,000 रुपये कहीं आराम अलग जगह से तो आएंगे नहीं। आपको ये देखना है कि आपका जो करंट फाइनेंशियल सिचुएशन था, पिछले साल का जो सिचुएशनल फाइनेंशियल सिचुएशंस थी, उनमें आपके खर्चे कहाँ थे और उन किए गए खर्चों पर प्रॉफिट कहाँ कहाँ किस तरीके से आया। आपको ये देखना है कि कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ पर ज़्यादा पैसा खर्च करके कम प्रॉफिट आ रहा था या फिर पैसा खर्च करके लॉस में हो रहे थे, और ऐसे एरियाज़ जहाँ पर आपने कम पैसा लगाया ज़्यादा प्रॉफिट आया, या फिर जहाँ का टर्नओवर इफेक्टिव था। ये सारी बातें देखकर आपको क्या करना है, आपको इंक्रीजिंग रेवेन्यू स्ट्रेटजीज़ बनानी है, और इसके लिए आपको नए नए प्रोडक्ट की तरफ बढ़ना पड़ सकता है या फिर सर्विसेज को डाइवर्सिफाई करना पड़ सकता है या नई सर्विसेज को ऐड करना पड़ सकता है। अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ को चेंज करना पड़ सकता है, तो पैसे घटा दो जिससे सेल बढ़ जाए या पैसे बढ़ा दो जिससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए, ठीक ना? और नई नई मार्केट के अंदर आप एक्सपैंड कर जाओगे उसके बाद। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजीज़ फॉर रिड्यूसिंग कॉस्ट में इंक्लूड इम्प्रूविंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अगर आप अपने खर्चे कम कर रहे हो, सो बेसिकली आप चाहते हो, आप ये जो खर्चे कम हैं ये कैसे कर पाओगे? खर्चे तो अगर आप खर्चे कब ज़्यादा होते हैं, जब आप काम ज़्यादा करने लग जाते हो, अलग अलग प्रोसेसेस को इंटीग्रेट नहीं करते हो एक साथ, तो आपको इन सभी अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग काम करना पड़ता है, जिससे टाइम ज़्यादा लगता है और टाइम के लिए पैसा लगता है। सो रीनेगोशिएटिंग विद वेंडर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट कैन हेल्प टू रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अगर आप कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो और उसको ऑटोमेट कर देते हो, 2-4 टास्क को एक साथ जोड़ देते हो, जिससे आपका जो टोटल टाइम है वो कम हो जाता है, इससे भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और आपकी कॉस्ट रिड्यूस होगी, ठीक? प्लानिंग फॉर प्रॉफिट शुड बी एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आपने इस बार पैसा कमा लिया बस, नहीं, अगली बार के लिए आपका क्या प्लान है, ठीक है? सो रेगुलर मॉनिटरिंग एंड एडजस्टमेंट ऑन फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज आर नीडेड। ये स्ट्रेट प्लान नहीं होता कि आपने बस ये एग्जीक्यूट करना आपको प्रॉफिट आ जाएगा, नहीं। कोई भी प्रॉब्लम और सिचुएशन कंडीशंस आ सकती हैं वाइल एग्जीक्यूटिंग प्लानिंग फॉर प्रॉफिट स्ट्रैटेजीज। आई होप आपको ये पॉइंट इफेक्टिवली क्लियर हुआ होगा। एवरीवन, गाइज, वेयर आर यू? चलिए, बहुत बढ़िया। अगला शॉर्ट नोट आउटसोर्सिंग के ऊपर लिखना है। और आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं हमारी कंपनी है रिटेल स्टोर, अब हमें क्या करना है, 5 नए एम्प्लॉयज़ को भर्ती करना है, ठीक है? और हमें परसों ही इन 5 एम्प्लॉयज़ को ज्वाइन करा लेना है, क्योंकि हमारे पास एक अच्छा ऑर्डर आया है और इस ऑर्डर को इफेक्टिवली कंप्लीट करना है, ठीक? तो अगर मैं खुद से इन 5 एम्प्लॉयज़ के लिए एडवर्टीजमेंट दूं, या चलो 5 एम्प्लॉयज़ तो बड़े जल्दी मिल जाएंगे, मेरे को 50 एम्प्लॉयज़ चाहिए और अगले 5 दिन में मुझे ये 50 एम्प्लॉयज़ चाहिए मेरे स्टोर के अंदर, तो इन 50 एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने से लेकर सिलेक्ट करने के बीच में जो भी प्रोसेस आएगा उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लगेगा, टाइम लगेगा, ठीक है? और इफ़ेक्टिव इवैल्यूएशन करके ही सिलेक्ट करना होता है। तो क्या ये काम मैं खुद ना करके किसी एक थर्ड पार्टी कंपनी को दे दूं
जिनका काम ही प्लेसमेंट कराना हो, तो वो अपने सबसे बेस्ट एम्प्लॉयज़ को मैं बोल दूं कि भाई मुझे बस प्रीमियम एम्प्लॉयज़ चाहिए, सैलरी मैं पे कर दूंगा, ऐसे हीरे छांट के देना जो मेरे लिए काम कर सकें अच्छे से। तो 5 दिन के अंदर वो हमारे पूरा काम कंप्लीट करके दे देंगे, या हम खुद से कर लें तब कंप्लीट हो जाएगा? यस। अगर हम किसी और से थर्ड पार्टी कंपनी से सर्विस लेंगे तभी तो कंप्लीट होगा। ठीक, सो इसी को हम लोग बोलते हैं आउटसोर्सिंग। ठीक है, आउटसोर्सिंग का मतलब है किसी भी प्रैक्टिस को परफॉर्म करने के लिए हम किसी एक्सटर्नल कंपनी को हायर करें या फिर किसी इंडिविजुअल को हायर करें टू परफॉर्म अ बिजनेस फंक्शन और प्रोसेस। जो ज़्यादातर हम अपने आप से काम करते हैं, अगर उस काम को करने के लिए किसी और को हायर किया जाए तो इस प्रोसेस को हम लोग आउटसोर्सिंग बोलते हैं। ठीक, किसी भी टाइप के बिजनेस के अंदर ये काम थोड़ा आम सा बन गया है, इससे पैसे बचते हैं और आपकी जो स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज़ होती है उसमें एक्सेस ले लेते हैं। मान लेते हैं आपको रिक्रूट करने में और हायर करने में ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि किस तरीके के एम्प्लॉयज़ को आपको हायर करना चाहिए, तो जिन लोगों का ये काम है उन लोगों को दे दो ये काम, वो ज़्यादा अच्छे और एफिशिएंट तरीके से आपको ये काम करके दे देंगे। ठीक, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और स्केलेबिलिटी बढ़ जाएगी। सो आउटसोर्सिंग नाउ हेल्पिंग इन IT सर्विसेज, कस्टमर सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग। एंड यहाँ पे ना एक बड़ी प्रॉब्लम भी है, कई बार ना अगर आपने आउटसोर्सिंग की तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है, हो सकता है कि पुअर परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिले। अगर आपने सही रिसोर्स चूज़ नहीं किया आउटसोर्स करने के लिए तो आपको पुअर परफॉर्मेंस, ख़राब रिजल्ट, ठीक है, या लॉस ऑफ टाइम देखने के लिए मिल सकता है। यस वरुण, डेटा लीक की भी प्रॉब्लम आ सकती है आपको। यस, ठीक है। सो दिस इज अ शॉर्ट नोट ऑन आउटसोर्सिंग प्रोसेस। ठीक, आइए बढ़ते हैं अपने अगले शॉर्ट नोट की तरफ, दैट इज फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज रेफर्स टू द यूज ऑफ बोरोड मनी। जो भी पैसा आपने उधार लिया है, आपने उसका यूज कैसे किया। ठीक, सो द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट यूजिंग बोरोड मनी टू इन्वेस्ट एंड कैन पोटेंशियली जनरेट हायर रिटर्न्स। आपको अश्नीर ग्रोवर याद है, जिन्होंने 2 दिन के अंदर कितने कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया? 70 करोड़। हाँ सॉरी, भारत पे नहीं, अश्नीर ग्रोवर ने कुछ स्टॉक को बाय करके सेल किया, जोमेटो के शेयर्स को। यस, 3 करोड़ रुपए कमाए थे इन्होंने। सॉरी, 2.2 करोड़ इन 8 मिनट, 2.2 करोड़ रुपए इन 8 मिनट्स, इन 8 मिनट्स, नॉट इन 2। हाँ, यस, it's not on Google, it is a real story about the Zomato shares, and Asneer was the person who did it, and with the help of financial leverage। इनके पास पैसा नहीं था टू डू दिस, ये 2.5 करोड़ रुपए कमाने के लिए पैसा नहीं था इनके पास। ठीक है, हुआ क्या कि जब इन्होंने शेयर खरीदा, क्योंकि शेयर लिस्ट होने से पहले, पब्लिकली लिस्ट होने से पहले जो है वेंचर कैपिटलिस्ट और इन सभी लोगों के पास पता होता है कि शेयर लिस्ट होने वाला है, उससे पहले खरीद सकते हैं। सो ही बॉट शेयर फॉर 76 रुपीज़। कितने रुपए के हिसाब से खरीदा? 76 रुपीज़ के हिसाब से पर शेयर खरीदा, और जैसे ही लिस्ट हो गया उसको बेच दिया। उसका प्राइस कितना हो गया? 115 विद द हाई डिमांड। तो जो बीच का कट मिला, इसमें इन्होंने कितने रुपए कमा लिए? 2.25 करोड़। ठीक है, मजा आ गया? यस, समझ रहे हो? ठीक है, इसी को हम लोग फाइनेंशियल लेवरेज कहते हैं। उधार लिए गए पैसों से पैसे कमाने की प्रोसेस को हम लोग लेवरेज कहते हैं। ठीक है, बहुत रिस्क।
आर यू गेटिंग गाइज? यस एवरीवन, चलिएगा। Am I clearly audible? Yes. सुनिएगा। So this is very risky task. Financial leverage is not that easy as it sounds. तो कुछ बातें हैं जो हमें फाइनेंशियल लेवरेज के समय ध्यान में रखनी चाहिए। ये आपके रिटर्न्स को एम्पलीफाई कर सकता है। एम्पलीफाई यानी कि बढ़ा सकता है। ओके, राइट नाउ नेक्स्ट देखो, आपके प्रॉफिट को तो बढ़ाएगा पर साथ के साथ आपके लॉसेस को भी एम्पलीफाई कर सकता है। ये रिस्क और इंक्रीज कर देता है क्योंकि आपने क्या लिया है, उधार, और अगर लॉस हो गया तो एक तो उधार चुकाना पड़ेगा और जो लॉस आपने लिया है वो लॉस भी चुकाना पड़ेगा। सो फाइनेंशियल लेवरेज कैन हैव टैक्स एडवांटेज। इन सम केसेस इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोड फंड्स कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम द टैक्सेबल इनकम। अगर आपने कुछ पैसा उधार लेकर कोई चीज़ खरीदी है तो जो चीज़ खरीदी है उसके ऊपर जितना टैक्स देने वाले थे, अब क्योंकि उधार लिया है तो वहाँ से वो डिस्काउंट मिल जाएगा और टैक्स आपको कम देना पड़ेगा। फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, अगर आपका परफॉर्मेंस उतना नहीं रहा जिस एसेट को आप बाय करने वाले थे इस फाइनेंस से, तो फिर तो भैया नुकसान में हैं आप। ओके नाउ, सो दिस इज़ अबाउट योर फाइनेंशियल लेवरेज, शॉर्ट नोट ऑन फाइनेंशियल लेवरेज। आइए बढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग इन रिटेल स्टोर। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी रिटेल स्टोर के अंदर प्राइसिंग को अफेक्ट करते हैं? पहला है कॉस्ट। जिस भी दाम पर आप किसी प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, दैट अफेक्ट द टोटल प्राइस, कि आप कितने रुपए पर बेचेंगे। नेक्स्ट, कंपटीशन कितना है। अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो आपको थोड़ा सा पैसा कम रखना पड़ेगा। इफ़ स्टोर प्राइस इज सिग्निफिकेंटली हाई देन इट्स कॉम्पिटिटर, तो आपको कस्टमर नहीं मिलेंगे जल्दी। अगर आपके कॉम्पिटिटर ज़्यादा दाम पर बेच रहे हैं और आप कम दाम पर बेच रहे हो तो कॉम्पिटिटर तो आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा, सेल ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप हाई प्राइस पर बेच रहे हो और आपका कॉम्पिटिटर कम दाम पर बेच रहा है, तब आपको भाई नुकसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, टारगेट मार्केट कौन है। क्या आप लग्जरी प्रोडक्ट बेच रहे हो तो भाई आपका प्राइस ज़्यादा रहेगा। क्या आप कोई नीश प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसकी बहुत नीड है मार्केट में और बहुत जगह अवेलेबल है, तो भाई ज़्यादा प्रॉब्लम, वहाँ पे आपको कम प्राइस रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रांड पोजिशनिंग कैसी है, यानी कि आप अपने ब्रांड को किस तरह पोर्ट्रे करते हो कस्टमर्स को। क्या आपका प्रोडक्ट हाई वैल्यू प्रोडक्ट है। ओके नाउ, सीजनैलिटी कौन सी है। क्या आप आउट ऑफ सीजन प्रोडक्ट बेच रहे हो या इन सीजन प्रोडक्ट बेच रहे हो। ठीक, हो सकता है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट ऐसा खरीद रहे हो जो आउट ऑफ सीजन खरीद रहे हो तो आपको कम दाम पर मिल जाएगा, लेकिन इन सीजन पीक डिमांड पे खरीदोगे तो आपको ज़्यादा दाम का मिलेगा। सो दिस इज़ अबाउट शॉर्ट नोट ऑन फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग इन रिटेल स्टोर। आई होप अभी तक आपको ये मॉडल टेस्ट पेपर इफेक्टिवली समझ में आया होगा। सो विल कंटिन्यू फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 7 इन द वेरी नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, यू गाइज आर रियली ऑसम। मिलते हैं अगली क्लास में, सी यू ऑल।